और मुझे इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई राफाल इस तरह से गिराया गया होगा या गिराया जा सकेगा, मगर ऐसा हो चुका है। मैं इसे कंफर्म कर रहा था और कुछ वक्त लगा इसके लिए। इंटरनेशनल मीडिया को देखता रहा, उनको फॉलो करता रहा। फ्रेंच जो इसकी मेकिंग कंपनीज हैं उसकी राफाल की, उसको मैं देख रहा था, और फिर सीएनएन पे लोगों के इंटरव्यूज वगैरह जो एक्सपर्ट है वो भी बता रहे थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए और ख़ुद मैंने अपनी कुछ स्टडी भी बढ़ाई, कुछ सूझबूझ मुझे पहले से थी, और फिर रिसर्च किया कि ये कैसे मुमकिन हो सका है कि हमने इनका जहाज गिराया, जबकि क्लेम किया गया है कि हमने टोटल 5 गिराए हैं, जिनमें से 3 राफाल हैं। मगर मैं सिर्फ राफाल पे बात करना चाहूँगा। अब चूंकि अब इंटरनेशनल मीडिया में भी 2 जो हैं कंफर्म किल बताए जा रहे हैं, और फिर और भी कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे J-10C वाली जो जे सीरीज के जो और हथियारे हैं, J-20 वगैरह ये हो गए, या JF थंडर हो गया, जो ये कंपनी बनाती है चैंगड्यू एक कंपनी जो बनाती है चाइना की, उसके शेयर्स में मामूली सा इजाफा नहीं हुआ है, 40% तक वो इजाफा हो गया। क्योंकि ये जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो चल ही रही है, एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बाहर की जो बड़ी कौमें हैं, जैसे अमेरिका हो गया और वेस्ट हो गया, ख़ास तौर पर ये फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का हार्डवेयर यहाँ पर यूज़ हो रहा था, मशीन उसकी यूज़ हो रही थी। और फिर ये जो राफाल है, ये भी जो फाइटिंग फाल्कन है एफ सीरीज़ की, जैसे F-16, F-18 वगैरह हो गए, इनके हम पल्ला है। तो इस वजह से ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है इसके साथ मिलती जुलती है जो अमेरिकन है, और कुछ लिहाज से ये जो राफाल है ये उनसे भी बेहतर सलाहियत का हामिल है। तो यूं इसको न सिर्फ ये कि हमारे कन्फ्लिक्ट में हम जज्बाती अंदाज में इसको देख रहे थे, बल्कि बाहर से खास तौर पर अमेरिका और वेस्ट इसको और बाकी दुनिया इसको यूं देख रही थी कि जैसे चाइना की टेक्नोलॉजी का टेस्ट आ गया। क्योंकि फ्यूचर में जो जंगें लड़ी जानी है वो एक ताइवान पे बड़ी जंग नजर आ रही है, और दूसरी जो है साउथ चाइना सी में एक बड़ी जंग होगी। इसके लिए उसे पहले से अमेरिका को पहले से अंदाजा लगाने का वक्त मिल रहा है कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी के सामने हम एक्सपोज होंगे। तो अब हम आते हैं कि राफेल खुद क्या चीज़ है। इसको फ्रेंच में राफाल ही कहा जाता है, ये लोग इसको राफेल कहते हैं। बहरहाल इसको अब जो भी कह लें, मैं राफाल कह रहा हूँ। तो राफाल इन्होंने शुरू में तो एक बर्ड्स आए थे, आपको याद होगा, जिनको बिग बर्ड्स कहा गया था। और उसके बाद इनके साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो सुना ये गया है कि 120 इन्होंने लेने हैं, 26 इन्होंने यूज़ करने हैं अपने बहरी बेड़े के ऊपर, जो ANS वक्रांत के नाम से है, जो अभी तक मिला नहीं है उन्हें। बाकी वो राफेल उनको वहाँ के लिए नहीं मिले जिसमें कैपेबिलिटी है। इसके 2 वर्जन होते हैं, एक ख़ास तौर पर उनको कन्फिगर किया जाता है जिसमें उसको बहरी बेड़े इस्तेमाल करें, और वो स्पेसिफिक होता है नेवी के लिए। और दूसरे जो हैं यही जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो पिछली जंग हुई थी, मैं ज़रा कनेक्ट करना चाहता हूँ उस जंग में, ये उस मार्के में, बल्कि जो इन्होंने आके बालाकोट पर हमला किया था, उसके बाद आके रिटेलिएट किया था और एबटाबाद पे आके इन्होंने बालाकोट पे आके हमला किया था और पेलोड गिरा दिया था। तो उस वक्त इनके पास राफाल नहीं थे। आपको याद होगा मोदी ने एक तकरीर में कहा था कि काश आज हमारे पास राफेल होते तो नतीजा इससे भी ज़्यादा शानदार होता। वो पहले वाले नतीजे को भी शानदार बता रहा था, लेकिन दरअसल उसको हसरत हो रही थी कि हमारे पास इस तरह के कोई जहाज़ नहीं थे, वरना हम यूं मारे ना जाते। उनके पास उस वक्त मेग और मिराज वगैरह थे। Su-30 तो था, Su-35 का मुझे पता नहीं। अच्छा खैर, ये थे जो Su-35 जिसे कहते हैं, ये रशियन 30 और 35 दोनों, और मेग सीरीज भी रशियंस की है, MiG-29, MiG-19, MiG-21, ये बहुत शानदार एडवांस तैयारे हैं, और Su उससे भी ज़्यादा एडवांस वर्जन में है। बहरहाल था ये फ़र्क उस वक्त ये था कि हमारे पास F-16 थे और JF थंडर थे। JF-17 थंडर जो है उसकी स्पीड भी राफाल से मिलती है, और जो F-16 है वो भी ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा फर्क है उसकी स्पीड का, वो स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखता है। अलबत्ता मनूवरिंग जो है उसकी सलाहियत इससे JF-17 से बेहतर है F-16 की। मगर
इंडिया के पास इनके हम पल्ला कोई भी जहाज उस वक्त नहीं थे। और जो इस जंग में जो जो एयर स्ट्राइक होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है मैं वो आपको बता देता हूं। उसमें एक तो खुद एक जहाज होता है, मशीन, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी मैन्यूवरिंग एबिलिटी कितनी है, और वो कितनी देर तक एयर में रह सकता है, फ्यूल कितना कैरी कर सकता है, लोड कितना कैरी कर सकता है, ये आ गया एक तो इक्विपमेंट। दूसरा उसका ये होता है कि उसकी विजुअल रेंज कितनी है, यानी उस पर राडार कितना पावरफुल लगा हुआ है और वो नीचे ग्राउंड रेडार के साथ कितने अच्छे से इंटीग्रेटेड है, और वहां से जो टू वे कम्युनिकेशन नीचे चल रही होती है उनके साथ इंटीग्रेटेड रखता है, और वो उसके साथ मिल के कोई हमला कर सकता है और कितनी दूर तक देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो रडार वो कैरी करके चल रहा होता है वो उसके पास कितना अच्छा और कितनी दूर तक वो देख रहा है। और तीसरा इक्विपमेंट होता है कि अगर वो चले दूर तक देख भी रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके पास उसके कंपैटिबल कोई मिसाइल ना हो, यानी जिसे हम उर्दू में आमतौर पर मिसाइल कहते हैं, इंग्लिश में मिसाइल्स वगैरह कहते हैं, जो भी आप कह लें, जब तक उसके साथ वो कंपैटिबल मिसाइल ना कैरी कर रहा हो, और जब वो मिसाइल रिलीज करे तो उसकी रेंज भी ऑलमोस्ट उतनी हो या उससे थोड़ी कम हो जितनी के एयरक्राफ्ट खुद रखता है। मिसाल के तौर पर एक जहाज को देखा, दूर से उसने देख लिया किसी दुश्मन के जहाज को, और फिर अपना जो है रिलीज किया उसने मिसाइल, और वो फिर कोऑर्डिनेट करते हुआ जहाज के साथ, और वो अपने टारगेट को जाके उसने हिट किया, और कितनी स्पीड से। ये चीज हो गई दूसरी मिसाइल। तीसरा हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो चीज आती है कि वो स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और उसकी एक्यूरेसी। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये एक इतना अच्छा बहुत बड़ा मार्का था जिसको शायद अभी अंडर प्ले इसलिए किया जा रहा है कि अभी जो ड्रोन्स हैं वो मक्खियों की तरह से उड़ पड़े हैं। इसको मैं आता हूं, ड्रोन्स पे भी आता हूं। ड्रोन से आप मत घबराएं, ये एक मामूली कार्रवाई ही साबित हुई है जब ये पता चला इसका, तो लेकिन ये कितने खतरनाक हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, जो इस्राएली प्रोट है इसका। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये डॉग फाइट बिटवीन द राफाल, अब राफाल आ गए। अब मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि वो मोदी ने कहा था कि काश हमारे पास राफाल आते। अब इनके पास सुना है कि 84 राफाल आ चुके हैं, 26 इन्होंने और डिप्लॉय करने हैं फॉर देयर वक्रांत ANS, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए करने हैं। अब जब वो आ चुका, मैं असल में ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये उसी का ही एक्सटेंशन है। उस वक्त जो एक मार्का हुआ था बालाकोट वाला, ये जंग वो रुकी नहीं है, ये उन्होंने सांस लिया था, अपना वक्त लिया था कि हमारे पास पूरी मशीन्स आ जाएं और हमारे लोग ट्रेंड हो जाएं। ये जहाज आपको याद होगा 5 तो कुछ ही अरसे के बाद आ गए थे, लेकिन इसकी इंडक्शन, इसकी ट्रेनिंग, इसको इंटीग्रेट करना नीचे ग्राउंड रडार के साथ, और फिर उसको कंप्लीट किसी कॉम्बैट का हिस्सा बनाना, इतना ये छोटा मामूली काम नहीं होता कि ये चंद दिनों में हो जाए। अब उन्हें लगा था कि हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो अब ये जरूर लग रहा है कि पहलगाम का एक ड्रामा रचाया गया था ताकि उसकी कंटिन्यूएशन में, बालाकोट की कंटिन्यूएशन में इसको आगे इसको बढ़ाया जा सके। अभी हसरत मोदी की खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो पिछली दफा जब एम्बेरसमेंट हुई थी उनको, तो वो अभी तक जा नहीं रही, जाहिर है जाएगी भी नहीं। ये कौमी एम्बेरसमेंट थी जो कि एम्बेरस्ड हुई थी इनके एयरफोर्स भी। अच्छा, अब मैं आता हूं कि पाकिस्तान के पास जब इनके पास राफाल आ गया तो यकीनन इनका पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि वो पहले देख सकते थे और पहले मार सकते थे। इसमें मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहता हूं, फर्स्ट सीक एंड फर्स्ट किल। इसमें क्या होता है कि उनकी रडार की रेंज बहुत ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट बताया जाता है कि 300 किलोमीटर तक अगर कोई टारगेट फाइटर जेट के साइज का है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। थोड़ा कम कर लें अगर, ये है मैक्सिमम और आइडियल रेंज अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में जब होती है। जब आप खुद किसी कम्बैट में होते हैं तो ये इसको थोड़ा कम समझा जाए तो 250 कह लें, 250 से 300 किलोमीटर तक। अब वो जो इक्विपमेंट जो मैंने पहले कहा था कि वो जो कैरी करके चल रहा होता है उसका नाम है मीटियोर। वो जो मिसाइल है जो कोऑर्डिनेट हो करके जिसने हिट करना है, उसकी जो रेंज है वो है 150 किलोमीटर कि 150 किलोमीटर तक अगर कोई टारगेट है तो उसको जाके किल कर लेगा।
वो जब वो उसको रिलीज करेगा अपने मिसाइल को। अब ये चीजें जब उनके पास आ गई, इंडिया के पास राफाल की सूरत में और मिटियोर मिसाइल की सूरत में, तो तब पाकिस्तान से इंडिया का पल्ला यकीनन भारी हो गया। तो फिर यह सुना गया कि पाकिस्तान JF-17 को ब्लॉक 3 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ब्लॉक 3 का यह मकसद था कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी। रेंज का मतलब स्पीड नहीं है, रेंज का मतलब विजुअल रेंज के राडार जो कैरी करेगा उसकी विजुअल रेंज। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं, जो इनकी स्पीडें हैं ये ऑलमोस्ट JF-17 हो गया, ये तकरीबन 1.8 to 2 मैक कह लें आप। मैक होती है कि डबल स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, मैक 2 की मैं बात कर रहा हूं। ये मैक 2 के करीब है, 1.8 से लेकर के 2.0 या 2.22 तक है। रफाल की भी यही है, JF-17 की भी यही है, F-16 की थोड़ी सी ज्यादा है, यानी आप उसे कह लें 2.2 to 2.3 F-16 की। मगर बात ये नहीं होती कि आपने स्पीड कितनी लगानी होती है, ये नहीं होता। आजकल की ये डॉग फाइट इस तरह से नहीं कि आप क्लोज होकर एक दूसरे को विजुअल रेंज में जब वो आ गया तो आप उसको मार रहे हैं। अब होता है बियॉन्ड द विजुअल रेंज। ये न्यू टर्म होगी आपके लिए, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, BVR। तो अब BVR पर जब 300 किलोमीटर, यानी अगर आप अपने मुल्क में मौजूद हैं, हमारे जहाज अगर हमारे अपने एयर स्पेस में मौजूद हैं, तो वो इजिली इंडिया अपने बॉर्डर से देख सकता है। तो यानी अब इन सलाहियत के आ चुकने के बाद जो हमारा ईस्ट हाफ है पाकिस्तान का पूरा, आप उठा के कश्मीर और बाकी का पूरे कंट्री को अगर आप आधा करते जाएं, यानी जहां से आपकी मोटरवे जा रही है अप टू द कराची, जो इसकी मोटरवे की जो ईस्ट साइड है, ये सारी की सारी वो उनकी जो है BVR के इक्विपमेंट में आती है, और ये वो खंगाल भी चुके होंगे यकीनन, और हम भी ऐसा कर चुके हैं। अब हुआ क्या, जब ये सब हो गया तो पाकिस्तान अब ये भी बेखबर तो नहीं है। अब हमारे जो फौरी तौर पर क्या किया, यानी पाकिस्तान ने, इन्होंने एक तो ये अपने जो JF-17 थे इनको ब्लॉक 3 में कन्वर्ट करने के लिए फौरी तौर पर इनका प्रोसेस शुरू हो गया और बड़ी क्विकली काम इन्होंने शुरू कर लिया। और दूसरा काम इन्होंने फौरी तौर पर यह किया कि मीनवाइल कुछ इस तरह का हमला ना हो जाए और हम वल्नरेबल ना हो जाए, इस वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए इन्होंने J-10C इन्होंने ले लिया। और J-10C के साथ जो इक्विपमेंट लगता है, जो मिसाइल लगता है, जो BVR लगता है इक्विपमेंट, वो है PL-15। PL-15 के भी 2 वर्जन है और J-10C के भी 2 वर्जन है। चाइना एक तो वो है, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट कह लें, राफाल भी इवन, जब भी कोई कंट्री अपना बनाता है उन अपने लिए डोमेस्टिक के लिए वो और होता है, वो ज्यादा काबिलियत, ज्यादा उसकी इस्तात वाला होता है। जो एक्सपोर्ट वर्जन बनाए जाते हैं वो उनको लोअर रैंक पे रखा जाता है। ये जरूरी है, कोई भी अपनी जो है टेक्नोलॉजी को और यूं एक्सपोज नहीं करेगा। अब चूंकि पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात बिल्कुल बिरादराना है और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बना हुआ है अस्करी हवाले से, तो उन लोगों ने जो हमें दिया J-10C, वो कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक ही है, जो उनको डोमेस्टिक यूज में होता है। और जो PL-15 दिया वो भी E नहीं है, PL-15 उसके साथ E लगा होता है, ये वो E नहीं है। E मीन्स एक्सपोर्ट वर्जन, ये वो D है डोमेस्टिक, जिसकी रेंज ज्यादा है। इसकी रेंज बताई जाती है ऑलमोस्ट 200 एंड बियॉन्ड, 245 किलोमीटर इसकी PL-15 की। मगर जो रेंज का रेडार लगा हुआ है J-10C पे और फिर वही लगाया JF-17 पे, उसकी है 300। यानी अब हम विजुअल रेंज में तो हम पल्ला हो गए किसके, राफाल के। मगर जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, किलिंग इक्विपमेंट, जो मिसाइल जो रिलीज होगा PL-15, वो उनके मिटियोर से ज्यादा रेंज का है, ज्यादा विजुअल रेंज रखता है और ज्यादा किलिंग कैपेसिटी रखता है, ज्यादा एक्यूरेसी रखता है। मगर रेंज एक्यूरेसी तो जब टेस्ट होगी ना, जब ये जंग होगी, अब चूंकि ये जंग हो गई है तो आप भी अगर चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं, इन टेस्ट को देखा जा रहा है। ये पहली दफा है कि चाइना का इक्विपमेंट आजमाया जा रहा है। तो चाइना का इक्विपमेंट PL-15, अब आते हैं हम डॉग फाइट पे। अब हमने दोनों का कंपैरिजन कर लिया कि हमारी जहां तक जहाजों की यानी मशीनों की जहां तक रेंज का सवाल है, विजुअल रेंज का सवाल है, देखने का रडार की कैपेसिटी है, वो तो ऑलमोस्ट राफाल की ही है। और जो स्पीड है वो भी मैंने आपको बता दिया,
मार्क टू मैंने बताई है, यही मार्क टू ही है इन दोनों की। तो स्पीड में भी हम बराबर आ गए। अब आ जाते हैं हम डॉग फाइट में। जब हम डॉग फाइट में आते हैं तो इसमें आपकी ट्रेनिंग, आपकी विजुअल रेंज और आपका फर्स्ट सीक एंड फर्स्ट किल की एबिलिटी और फास्ट डिसीजन मेकिंग और क्विकली मैनोवरिंग। अब सबसे पहले हम PL-15 को देख लेते हैं। PL-15 जो है, ये जब रिलीज होता है तो इसकी स्पीड होती है Mach 5, यानी 5 टाइम ग्रेटर द स्पीड ऑफ साउंड स्पीड से 5 टाइम ज्यादा स्पीड से ये जा रहा होता है। और कहां तक जाता है? जब वो अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो वहां इसको कहते हैं, जहां पर एक किलिंग जोन होता है, ये है 30 किलोमीटर रेडियस का। 30 किलोमीटर रेडियस का PL-15 अगर उस 30 किलोमीटर रेडियस में जब पहुंच जाता है तो ये फिर अपनी स्पीड कम करता है, ये Mach 5 से Mach 4 पर आ जाता है। जब ये देख लेता है और किलिंग जोन में चला गया, इसने सामने अपने विजुअली अपने टारगेट को भी देख लिया, अब ये इसको मैन्यूवरिंग भी करनी होती है, क्योंकि अब जहाज को भी पता चल गया कि मैं डिटेक्ट हो चुका हूं और विद इन नो टाइम मेरे सर के ऊपर ये मिसाइल होगा। तो वो हल्की सी वहां पर अपने पहलू बदलता है, अपना मैन्यूवरिंग करता है। उस मैन्यूवरिंग को सेटल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए पीछे PL-15 मिसाइल जो है ये भी मैन्यूवरिंग करता है और उसको लाजमी एंश्योर करता है कि मैं इसको किल कर दूं। और वो इसको आनन फानन देखते ही देखते, क्योंकि उसकी डबल स्पीड पर होता है। अगर मैक 2 पर जा रहा है राफाल तो ये उस वक्त मैक 4 पर होगा, तो इस डबल स्पीड से होगा तो उसको कम चांस देगा निकल जाने का। तो अब आ जाते हैं डॉग फाइट पर। अच्छा, डॉग फाइट से भी पहले फिर मैं आपको मेटियोर की भी बता दूं। मेटियोर की जो किलिंग जोन है, जिसको वो किलिंग जोन कहते हैं, जो वो 30 किलोमीटर से ज्यादा है, वो लार्जर किलिंग जोन रखता है, यानी जो मनूवरेबिलिटी है उसकी वो PL-15 से ज्यादा बेहतर है। बेहतर क्या है कि उसके अंदर एनर्जी अभी इतनी बाकी होती है कि वो 30 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े रेडियस के अंदर मैन्यूवरिंग कर सके। इसको 30 किलोमीटर के बाद इसलिए करनी होती है क्योंकि इसके पास एनर्जी फिर इतनी नहीं रहती, और जब 30 किलोमीटर तक तो मैक 5 की स्पीड पे पहुंच गया, बाकी जो 30 किलोमीटर है बाकी वो मैन्यूवरिंग के साथ अपना कर लेता है। जी, अब आते हैं ये डॉग फाइट किस तरह की थी। अब जब आप इस डॉग फाइट को समझेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि हमारी एयरफोर्स ने क्यों हमारे सर का ताज बन गई, क्यों हम इसको क्राउन कहते हैं, क्राउन ऑफ द पाकिस्तान कहते हैं, वो अभी आपको अंदाजा होगा। आप फर्ज कर लें कि आपको एक बड़े चैम्बर में, बड़े से कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया जाता है और आपके हाथ में खंजर दे दिया जाता है जिसमें घटाटोप अंधेरा है और यख बस्तगी है, जैसे फ्रीज करने वाली सर्दी है। आप ठिठुर रहे हैं और अचानक से आवाज आती है ऊपर से, स्पीकर से। जरा गौर कीजिएगा, इस डॉग फाइट को गौर कीजिएगा। जो डॉग फाइट इस अब मॉडर्न एरा में चल रही है, जो अभी हुई है पिछले दिनों, हफ्ता पहले। तो अब आपको आवाज आती है स्पीकर से कि यहां पर आपके अलावा एक और आदमी मौजूद है और उसके हाथ में भी खंजर है, वो भी कहीं कोने में मौजूद है, आपके इसी रूम में मौजूद है। आप दोनों को इजाजत है कि आपको जब जब मौका मिले आप दूसरे को किल कर दें, और जब आप किल कर लेंगे तो आपके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जो मर गया सो मर गया। यूं डॉग फाइट चलती है। अब आप अंधेरे में, घुप अंधेरे में बैठे हुए हैं, आप डर के मारे आप कांप भी नहीं रहे। सांस लेना, इसलिए सांस की आवाज नहीं जा रही क्योंकि आपकी कमर के ऊपर सिलेंडर बांध दिया गया है और आप ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं। यूं अगर किसी को सांस लेने के साथ अगर किसी की आवाज आ सकती होती जिससे आप लोकेट कर सकते तो शायद आपके लिए इजी भी होता और आपके लिए खतरनाक भी होता, क्योंकि आप अगर किसी को डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको कर रहा है। यूं आप खामोशी से बैठे हुए हैं ताकि हल्का सा भी ना हिलूं, अगर कोई आवाज आई तो दूसरा डिटेक्ट कर लेगा। अब बैठे बैठे फर्ज करें किसी दूसरे ने उसके आराम आराम से हाथों को नीचे उसने टटोला तो उसके हाथ में एक पत्थर आ गया। उसने बड़े सुकून से, ताकि आवाज पैदा ना हो, वो पत्थर उठाया और दूर कहीं फेंका। वो इत्तेफाक से वहां पर पड़े हुए किसी
जंक पे जाके लगा और वहां पर साउंड आई। अब फौरी तौर पर उसकी तरफ लपके, जहां से साउंड आई थी वो तो जो जंक से आई थी, जैसे ही आप हिले दूसरे को आपकी लोकेशन कंफर्म हो गई कि आप कहां पर हैं। और अब जब आपकी लोकेशन कंफर्म, आपको थोड़ी ही देर में मालूम होता है कि मैं डिटेक्ट हो चुका हूं, क्योंकि आपको फौरन बाद ही, पहलू बदलने के साथ ही, लपकते साथ ही आपको अंदाजा हो गया था कि ये आवाज किसी पत्थर के गिरने की थी, किसी आदमी की नहीं थी। और आपकी कमर के ऊपर एक जैसे छिपकली सी रेंग जाती है, जैसे एक सर्द लहर दौड़ जाती है कि आपको यकीन हो चुका है कि आप डिटेक्ट हो चुके हैं। अब वो जो दूसरा शख्स है वो दबे पांव, अब उसने आपकी रेंज में आना है, क्योंकि अब आपको आपकी लोकेशन तो मालूम हो गई है और आपकी रेंज का भी उसे मालूम हो गया कि आप कहां बैठे हुए हैं और आप कितना दूर बैठे हुए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप उसके खंजर की रेंज में, उसके बाजू की रेंज में आएंगे और आपकी कमर में वो आपके सीने में खंजर उतार देगा। ये डॉग फाइट थी जो वहां पर होती रही। अब आप समझे, उनके जहाज राफाल आते हैं। सुना है कि उस दिन 80 जहाज जो हैं वो हवा में थे, जिनमें से बहुत से जो है अक्सरियत जिनमें राफाल की थी। राफाल की अक्सरियत इसलिए थी क्योंकि उनकी एयरफोर्स समझती थी कि हम राफाल से ही मुकाबला कर पाएंगे, बाकी कोई जहाज मुकाबले के काबिल ही नहीं। वो आते हैं और एक ऐसी जगह से वो पार नहीं करते वो भी, क्योंकि आपको उनके पास 300 किलोमीटर अपनी रेंज है, विजुअल रेंज है, और उसके बाद 150-200 किलोमीटर वो आगे मार कर सकते हैं। तो आपका बहावलपुर कितना दूर है? अब बहावलपुर तो आपके बॉर्डर पर आता है। तो वो अपनी ही हदूद में रहते हुए उन्होंने आना है और आपने फिर उनको इंटरसेप्ट करना है, जहां से आपको लग रहा था कि ये तो कश्मीर की तरफ से हमला करेंगे, और आप फिर वहां पर भागते हुए जाते हैं। लेकिन आपको अंदाजा है, आपको फौरन अंदाजा हो जाता है कि राफाल आ चुके हैं, और अगर आ चुके हैं तो अगर हम उनके जोन में चले जाएंगे, डिटेक्शन जोन में, और हम पकड़े जाएंगे और हमें मारा जाएगा। और फिर आपने ये भी एहतियात करनी है कि अगर आपको वो नजर भी आ रहे हैं तो इस वक्त आपने किल नहीं करना, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमला नहीं किया, क्योंकि आपने बैनुल अक़वामी बिरादरी के अंदर भी आपने अपनी साख भी रखनी है कि हमला हमने पहले नहीं किया, ताकि किसी को आप पर बात करने का मौका ना मिले। क्योंकि आप ऐसी डिप्लोमेटिकली आप एक ऐसी वीक पोजीशन पर चले गए हैं, आपके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है दहशतगर्दी का, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। मगर आपने अपनी अब साख भी बरकरार रखनी है। अब आपने उनका इंतजार करना है कि वो अपने लॉन्चर में अपने मिसाइल डालें और हिट करें, और वो हिट करते हैं। हिट करने के बाद राफाल को भी अंदाजा है कि हमारे सामने भी J-10C होंगे, F-16 उड़ रहे होंगे, J-17 उड़ रहे होंगे, जिनकी स्पीड मार्क 2 तक चली जाती है। ये मार्क 2 तक भी उस वक्त जाती है जब हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हो, जब नीचे हूं तो इतनी नहीं जाती। अच्छा खैर, वो भी हम पल्ला हैं एक दूसरे के, अब भागने का मौका कम होगा। अब जब वो कोई मार लेता है तो उसने भागना होता है, अब उन्होंने भागना था। अब इन्होंने उनको पीछा करना था पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मालूम था कि हम 300 किलोमीटर के ऊपर पकड़े जाएंगे। उस दिन कहा जाता है, मैंने CNN की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 126 जहाज डॉग फाइट कर रहे थे, और ये डॉग फाइट 1 आवर जारी रही। आप फिर से वही मंजर दिमाग में ले आए कि आप कोल्ड स्टोरेज में बैठे हुए हैं। बताइए कितना पसीना निकल गया होगा ग्राउंड रडार कंट्रोल रूम पे, और ये बैठे हुए जहाजों के अंदर हमारे पायलट्स के, और किस तरह से इन्होंने डिटेक्ट करके अपना खुद डिटेक्ट हुए बगैर। अच्छा, अब जिसने मारना है, क्योंकि आपको वो मार के जा रहे हैं, अब जरा फिर से कोल्ड स्टोरेज लाएं। कोल्ड स्टोरेज वाले को अगर आपने मारना है वहां पर, तो जब क्योंकि उसने आपको एक दफा खंजर मार दिया, आपको जख्मी कर दिया, अब आप पर वाजिब है, वो दौड़ रहा है, अब आपने मारना है। जब आप पर यह वाजिब हो जाता है कि उसने हम पर हमला कर लिया, तो फिर रिस्क का फैक्टर भी आप पर आ जाता है, क्योंकि आप उनकी बियान विजुअल रेंज में न चले गए। अगर आप चले गए तो फिर आपको किल करने में वो देर नहीं करेगा। तो यूं इस हालत के अंदर जब ये डॉग फाइट 1 आवर तक चलती रही हो, जब इनके पायलट्स के और नीचे ग्राउंड पे बैठे हुए लोगों के पसीने निकल गए हों, तो आप अंदाजा लगाएं उसमें एक जहाज, 5 जहाज तो दूर की बात है, एक जहाज गिराना राफाल जैसा बहुत बड़ा वाकया होता है, और इसको एक बड़ा वाकया समझा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में समझा जा रहा है। उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उनको इंडिया और पाकिस्तान से आपने देख लिया, कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है।
कहाँ किसको होती है? जितनी हमें दिलचस्पी है यूक्रेन और रशियन वार में, इतनी ही उनको होगी। वो अपने इक्विपमेंट का अंदाजा लगा रहे हैं कि हम जब कल को चाइना के साथ लड़ने जाएंगे तो हमारे किस तरह के इक्विपमेंट का हमें सामना होगा। बहरहाल हमारी एयरफोर्स को सलाम, क्योंकि एयरफोर्स कभी भी सियासी भी नहीं रही और हमेशा ये प्रोफेशनली इन लोगों ने काम किया है। हमारे सर का ताज, हमारा हमेशा से जो फखर हमारा सर से बुलंद किया वो यही एयरफोर्स थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।